देखिए इसके पहले हमने देखा था कि धारा क्या होती है, ठीक है, और धारा का मात्रक क्या है, धारा घनत्व क्या है, ठीक है। और हमने आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो हमने धारा पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था कि आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है, धारा कहलाती है, ठीक है। तो आवेशों का जो प्रवाह है, आवेश क्या है, तो आवेश एक तरीके से हम बोलेंगे एनर्जी है ना, एक ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को ले जाने का एक मीडियम होता है ना, एक माध्यम होता है। तो प्रत्येक अलग अलग हमारे पास पदार्थ हैं, तो अलग अलग पदार्थ में उस ऊर्जा को ले जाने के लिए मीडियम्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा, तो उसको जो जो ऊर्जा को लेकर जाता है या जो आवेश को लेकर जाता है ना। जनरली हमने चालक में देखा, तो चालक कैसा होता है, ठोस होता है। चालक ठोस होता है, तो उसमें ऊर्जा या हम बोलेंगे आवेश, वो किस माध्यम से जाएंगे, है ना। आवेशों का जो प्रवाह होगा चालक में, वो उसके लिए कौन सा माध्यम होगा, किस माध्यम से वो आवेश उस चालक में प्रवाहित होंगे। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी चालक होता है, तो चालक में हमारे पास क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो हम जानते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए किसके लिए, किसी आवेश के प्रवाह होने के लिए, या किसी आवेश के एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए उसकी ऊर्जा, मतलब ऊर्जा का प्रवाह या आवेशों का जो प्रवाह होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, चालक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए फिर से एक चीज देखते हैं, हमारे पास पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो हमने बोला कि ठोस पदार्थ या ठोस पदार्थ, अच्छा, जो आवेश को प्रवाहित करते हैं, है ना, जिसके माध्यम से आवेश प्रवाहित होते हैं, उसको हम बोलते हैं आवेश वाहक। क्या बोलेंगे हम उसको, आवेश वाहक। तो ठोस पदार्थ में जो हमारे पास आवेश वाहक होंगे, है ना, इसको थोड़ा सा हटा दी, जिसको हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। जो आवेश वाहक होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठोस पदार्थ में आवेश वाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड, जो हमारे पास विद्युत अपघट्य होते हैं। अब विद्युत अपघट्य कैसा होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है ना। और विद्युत अपघट्य में एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, NaCl का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, है ना। और भी एग्जांपल है हमारे पास, CH3COONA, ये भी होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया, ये हो गया सोडियम एसिटेट हमारे पास, ये इस तरह से NaCl है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो विद्युत अपघट्य के, हमने शायद आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, कोलराउस का नियम, ये सारी चीजें। तो उस विद्युत अपघट्य में हमारे पास इस तरह से, क्योंकि हम किसमें, रासायनिक अभिक्रियाओं में विद्युत अपघट्य का यूज करते हैं, ठीक है, का उपयोग करते हैं। तो ये विद्युत अपघट्य में हमारे पास जो आवेश के वाहक होते हैं, है ना, जो आवेश या एनर्जी को लाने और ले जाने का काम करते हैं, ऊर्जा को लाने या ले जाने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो हमारे पास आयन्स होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से आयन हम पढ़ते हैं, केटायन और एनायन, ठीक है। तो ये हमारे पास आयन्स होते हैं। तीसरा हमारे पास होता है गैसेस। तो गैसों में तो हम जानते हैं कि गैस में जो हमारे पास आवेशों का जो प्रवाह है, वो क्योंकि गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये आवेश वाहक कोई नहीं है। ये जब आवेश को प्रवाहित नहीं होने देगा, मतलब हमारे पास वायु की हम बात करते हैं, तो वायु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, तो वो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता। तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन मतलब एक स्थिति, एक बोल सकते हैं एक विशिष्ट परिस्थिति में, विशिष्ट परिस्थिति में, है ना, विशिष्ट परिस्थिति में हमारे पास क्या होता है, विशिष्ट परिस्थिति में क्या होगा, आवेश वाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसमें, गैस में। अब ये विशिष्ट परिस्थिति कौन सी होती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने जब क्या किया था, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
विशिष्ट परिस्थिति। अब वो विशिष्ट परिस्थिति क्या है? तो जब हम कोई भी चालक है उसको जब हम आवेशित करते हैं, उस पर हम उसको आवेश देते हैं, तो उसको आवेश देने पर क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है। अच्छा, और हम ये मानते हैं कि वायु का जो पराविद्युतांक होता है वो क्या होता है? तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये इसका पराविद्युतांक है। इस पराविद्युतांक से आप समझते हैं क्या? इस पराविद्युतांक का मतलब क्या होता है? इस पराविद्युतांक का मतलब होता है कि किसी भी ये जो वायु है इतने विद्युत क्षेत्र पर इतनी मात्रा में जो विद्युत क्षेत्र होगा उस पर इस ये जो वायु है ना, वायु के जो पार्टिकल है ना, ये वायु के पार्टिकल मतलब ये धन है और ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच जो आकर्षण है जिसको हम बोलते हैं कूलाम आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? कूलाम आकर्षण बल। तो इतने विद्युत क्षेत्र तक यदि यहाँ पर ये क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका, ये क्या बढ़ेगा? विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। और एयर के पार्टिकल इसके बाहर चारों ओर क्या है? इस चालक के चारों ओर क्या है? वायु के कण है। तो यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा होगा। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। तो वो बल कितना होगा? तो किसी आवेश पर देखो, कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश हमारे पास Q है तो इस पर लगने वाला बल क्या होता है? Q × E होता है। इस पे लगने वाला बल क्या होता है? Q × E। उसी तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पर भी तो आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। तो इस पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आवेश Q = what हम पढ़ सकें ±ne, मतलब n इलेक्ट्रॉन्स अपने पास होते हैं, तो उसका टोटल आवेश हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर एक है तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता हूँ? -e। और ये विद्युत क्षेत्र क्या है? E। तो ये इसका पराविद्युतांक का मतलब क्या है? पराविद्युतांक का मतलब ये है कि यदि विद्युत क्षेत्र का मान, किस विद्युत क्षेत्र का? इस बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान इससे ज्यादा हो जाए, इससे इसके मान से ज्यादा हो जाए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन और इस धनावेश के बीच जो आकर्षण है, ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके क्या हो जाएगा? इसको इस कोष को छोड़ करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। मतलब ये वाला बल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा इसके स्थिर विद्युत बल से। ये स्थिर विद्युत बल, कूलाम बल किसके लिए? स्थिर विद्युत बल से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर ये जो बल लग रहा है ना, सॉरी, ये स्थिर विद्युत बल हो गया हमारे पास, यहाँ पर भी वही ये जो बल हो गया हमारे पास, ये भी बल। तो यहाँ पर कौन सा लग रहा है? आकर्षण बल। इसने भी क्या किया? स्थिर विद्युत, मतलब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रहा है? आकर्षण का बल लगा रहा है। ये वाला बल क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाएगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इसका पराविद्युतांक मतलब ये तब तक आयनित नहीं होता जब तक इतना विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र बोले, इससे ज्यादा ना हो। इसका मतलब तब तक वो कैसा रहेगा? कुचालक रहेगा। तब तक क्या रहेगा? कुचालक। मतलब इसकी जो कुचालकता का गुण मैं बताया था आपको, कुचालकता का गुण क्या होता है? उसका पराविद्युतांक। कोई भी पदार्थ तब तक कुछ जितना उसका पराविद्युतांक है, यदि उस पराविद्युतांक क्या है तो उसकी कुचालकता का गुण है, मतलब वो तब तक क्या रह सकता है? कुचालक रहेगा। और जैसे ही इससे ज्यादा हमने क्या कर दिया? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा? आयनित हो जाएगा। आयनित हो जाएगा मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो क्या आया? इलेक्ट्रॉन आया। तो विशिष्ट परिस्थिति में क्या होंगे? आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये विशिष्ट, या तो हम पहले क्या बोलेंगे? कोई नहीं, आवेशवाहक कुछ नहीं, लेकिन विशिष्ट परिस्थिति में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो वो परिस्थिति क्या है? वो परिस्थिति यह है कि यदि उसके पराविद्युतांक के मान से, अब पराविद्युतांक क्या है? ये विद्युत क्षेत्र, उससे हम क्या करते हैं? ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दें तो वो आयनित होना चालू हो जाए। ये मैंने आपको उस समय भी समझाया हुआ था। खैर आज हम उसको इसमें लेते हैं। अभी समझ में आ गया? ठीक। तो हमारे पास आवेशवाहक ठोस पदार्थ, या हम इसे क्या बोलेंगे? चालक, है ना। ठोस पदार्थ हम चालक ही लेंगे, क्योंकि चालक ही क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को गति करने के लिए क्या करेंगे? अलाउ करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास चालक लेंगे, तो उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा कि एक जो चालक है, ठीक है, यदि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? एक चालक ले लिया, कोई भी एक चालक ले लिया। ठीक, ये हमारे पास ऐसा एक चालक ले लिया, ये ठीक। ये कोई भी ठोस चालक जो होगा, है ना, वो किससे मिलकर बना होगा? तो कोई भी ठोस पदार्थ किससे मिलकर बना होता है?
अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चालक लिया, तांबे का ले लिया, जो भी ले लिया, तांबे कोई भी एक धातु ले ली, है ना, वो चालक धातु ले ली। अब वो किससे मिलकर बना होगा? परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ऐसे बना होगा कि नहीं बना होगा? और हम क्या जानते हैं? ये परमाणुओं से मिलकर बना होगा। प्रत्येक परमाणु पर जितने धनावेश होते हैं उतने ही क्या होंगे? ऋणावेश होंगे। तो इस पूरे चालक का कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश कितना होगा? तो हम बोलेंगे 0 होगा। इस पूरे चालक का कुल आवेश कितना होगा? 0 होगा। ठीक, चलिए अब हम ये जानते हैं कि चालक पर क्या पाए जाते हैं? प्रत्येक चालक पर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास नाभिक है, ये नाभिक, और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपने कक्ष पर ये क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से, या इसको अपन बोलते हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करते रहते हैं? अपनी कक्षा में लगातार गति करते रहते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है। अब हम इस चालक को देखिए, अभी क्या था? तो हमने बोला कि 0 था, मतलब केल्विन, 0 केल्विन पर। कितने केल्विन पर? सॉरी 0 केल्विन पर टेम्परेचर अपन लेते हैं 0 केल्विन पर। 0 यहाँ पे मैंने लिखा 0 केल्विन पर। तो ये इसका जो अपने पास चालक पर ये जो स्वतंत्रता पूर्वक अपने पास क्या कर रहे हैं, ये इनका जो अपने पास आवेश कितना है? 0 भी है, ठीक है। और ये इस तरह से गति कर रहे हैं 0 से। जैसे ही हम कहाँ लेकर जाते हैं इसको? रूम टेम्परेचर पर, रूम ताप पर, रूम ताप पर ले जाते हैं, या रूम टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। तो रूम टेम्परेचर पर या कमरे के ताप पर, ऐसा बोलेंगे, कमरे के ताप पर, है ना। जैसे ही हम इस चालक को कमरे के ताप पर लेकर जाएंगे तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 से कहाँ लेकर आ रहे हैं हम? रूम टेम्परेचर, मतलब कितने केल्विन? 300 केल्विन पर। तो देखिए टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ा, टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। किसका? इस चालक का। तापमान बढ़ जाने से यहाँ पर जो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु के अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई, या इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये अभी अपने कोश में क्या कर रहा था? इस तरह से गति कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपने कोश में इस तरह से गति कर रहा है, और जैसे ही हम उसको रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पे ले जाते हैं तो इसके पास क्या हो गई? ऊर्जा बढ़ गई। जब इसकी ऊर्जा बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा, इसको छोड़ करके आगे चला जाएगा। कहाँ जाएगा? तो हमने बोला कि ये दूसरे परमाणु से टकराएगा, ठीक है, और वहां से टकरा करके फिर कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, ठीक है। यहां से टकरा करके यहां चला गया, यहां से टकरा करके यहां आ गया, यहां से टकरा करके इधर आ गया, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बाहरी कोश में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको अपन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो वो जो चालक है उस चालक में जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चालक के परमाणु के, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? तो ये अनियमित रूप से क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। अनियमित रूप से क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? तो ये परमाणु के इलेक्ट्रॉन। किस ताप पर? रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई। अब ये जितने भी जैसे इसको ऊर्जा मिली तो ये क्या करेगा? बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अच्छा, अब ये जो गति होती है, इस गति का वेग कितना होता है? या इसको हम कौन सी गति कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं उष्मीय गति। क्या बोलते हैं इसको? हम उष्मीय गति नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उष्मीय गति नाम देते हैं, ठीक है। इस उष्मीय गति से, क्योंकि इसको क्या मिला? टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ऊर्जा मिली। ऊर्जा किसके रूप में मिली होगी? तो हम बोलेंगे उष्मा के रूप में। गर्म हुआ होगा, ठीक है। गर्म होने से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लगे? इस तरह से अनियमित रूप से गति करने लगे, ऐसे, ये इस डायरेक्शन, ऐसे, ठीक। जब ये इस तरह से गति करने लगे तो इनका जो वेग होता है वो कितना होता है? हमने बोला 10⁵ to 6 मीटर प्रति सेकेंड इनका जो वेग होता है। ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये परमाणु हैं, इन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो कमरे के तापमान पे आते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होती है, तो इनका जो वेग होता है वो कितना होता है? 10⁵ या 6
5 to 6 मीटर पर सेकेंड इनका वेग होता है। इसका जो वेग होता है इतना ज्यादा होता है कि अब ये भी अब क्वेश्चन दिमाग में ये भी आता है कि ठीक है इसका वेग, यहाँ पर जो हमारे पास ये जो हमारे पास परमाणु है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भी तो जा सकता है, इस चालक को छोड़ करके बाहर जा सकता है, क्योंकि वेग इतना ज्यादा हो जाता है तो ये इसको जा तो सकता है। तो बाहर पे क्या है, थोड़ा सोच लीजिए, बाहर पे क्या है, वायु, ठीक है। और वायु क्या होती है, कुचालक होती है विद्युत की। तो एक तो ये भाई इसको जाने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिली तो वो बाहर जाना चाहता है, बंधा हुआ नहीं रहना चाहता, बाहर जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, बाहर जाने का प्रयास करेगा। जैसे ही ये यहाँ से गया तो आवेश कैसा था, तो कुल आवेश कितना था, 0 था। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से बाहर गया तो ये कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। ये चालक कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। और ये धन और ये ऋण, तो दोनों के मध्य कौन सा लग जाएगा, कूलाम बल लग जाएगा। और ये कूलाम बल इतना ज्यादा होता है कि फिर से इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच लेगा, अंदर खींच लेगा। इसीलिए यहाँ पर इतना वेग होने पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाते। इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करते रहते हैं, तो उस चालक के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, या हम उसको बोलेंगे अनियमित गति करते रहते हैं। कितने वेग से, तो उनका वेग काफी ज्यादा होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चालक के अंदर, जैसे ही हम इस चालक को रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं, अच्छा फिर एक बात आती है कि कितने परमाणु होंगे, ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक घन मीटर में लगभग 10 की घात 29 to 30 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इतने परमाणु होते हैं किसी चालक के एक घन मीटर में। मतलब एक घन मीटर मतलब आप समझ जाइए कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा यदि हम कोई चालक लेते हैं तो उसमें परमाणुओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी, लगभग बोल रहा हूं ना, इतनी होगी। तो आप सोच सकते हैं कि एक परमाणु से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो करोड़ों से कितने निकलेंगे, करोड़ों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वहां पर इस तरह से गति कर रहे हैं, ऐसे जिगजैग मोशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही। जैसे ही हम क्या करते हैं, उस चालक को कहाँ लेकर जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे लाके रखते हैं, तो उनमें वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस तरह से मोशन करने लगते हैं। और उनको, उस गति को हम क्या बोलते हैं, अनियमित गति जो उसके अंदर हो रही है। केवल और केवल क्या किया हमने, उस चालक को कहाँ लेकर आए, रूम टेम्परेचर पे रखा है हमने, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। अभी समझ में आया। ये जो गति क्या है, किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसने अपनी मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो क्या करेगा, अपने में से अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर जाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्थिति होती है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो रहा है, अभी उसमें वेग समझ में आ गया, ये काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। तो हमारे पास जो अपने पास मैंने क्या बोला, एक घन मीटर में लगभग परमाणुओं की संख्या 10 to the power 29 to 30 इतनी होती है। उसमें वेग मैंने क्या बताया आपको, उसमें वेग लगभग 10 to the power 5 to 6 मीटर प्रति सेकेंड इतना होता है उसमें वेग, ठीक है। और उसमें वेग ताप बढ़ने के कारण उसमें बढ़ा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पर थोड़ा उसको समझते हैं, यहाँ पर और समझना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास परमाणु है, ठीक। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ पे एनर्जी मिली, इसकी ऊर्जा अधिक हुई, ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ा, कहाँ जाएगा, तो ये वहां जाएगा जहां पर यहाँ पर क्या है, धन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करके समझा रहा हूं, समझना है ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, यहाँ पर अपने पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा परमाणु है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास तीसरा ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है। यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे इसको एनर्जी मिली, ये कहाँ जाएगा, यहाँ गया। यहाँ जाकर के ये यहाँ से पहले ही निकल गया होगा, तो ये कहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, तो वहां पर जाएगा जहां पर, भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करेगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करेगा, तो धनावेश, है ना।
तो यहाँ से हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ से जैसे ही ये निकला तो यहाँ से एक आध इलेक्ट्रॉन इसके पहले ये निकल गया होगा, ये कैसा हो गया होगा, धन आवेशित हो गया होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो ये जाकर के इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी एनर्जी दे देता है, अपनी ऊर्जा दे देता है। जैसे ही इसको अपनी ऊर्जा दे देता है तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, अभी ये यहाँ पे गति कर रहा था, इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसकी ऊर्जा जैसे बढ़ जाएगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसकी ऊर्जा लेकर के कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। किसको देखेगा, दूसरे धन को देखेगा। ठीक है, फिर पता चला कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक परमाणु है, ये धनावेशित है। ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो देखिए गति ऐसी हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। तो इस तरह से देखिए जिग जैग गति हो रही है, देखो ये इस तरह। तो ये ऐसे परमाणु है, ये परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस तरह से मोशन कर रहे हैं, इस तरह से अनियमित गति कर रहे हैं। और देखो ये किससे, इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, जो जिसके पास से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन निकला तो कैसा हो जाएगा, धनावेशित। तो इधर का जो इलेक्ट्रॉन है उस पे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उस धनावेश के पास जाकर के उसके पास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो उस अक्ष पर क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, उसको टकराएगा, तेजी से टकराएगा, अपनी एनर्जी उसको देगा और वहां से वो वाला इलेक्ट्रॉन जिसने एनर्जी लिया, वो इलेक्ट्रॉन मतलब इसने एनर्जी लिया, ये कहाँ जाएगा, दूसरे धनावेश को देखेगा, धनावेश। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक जाने पर ये किसी से टकराया क्या, नहीं टकराया। यहां से यहां तक जाने पर वो क्या है, स्वतंत्र रूप से चला गया। तो इसको हम बोलते हैं मुक्त पाथ। क्या बोलेंगे, स्वतंत्र पाथ या मुक्त पाथ, जहां पर वो किसी से नहीं टकराता। अब देखिए यहां से यहां गया, किससे टकराया, धन से। यहां से दूसरे धन से टकराया, तो देखिए ये धन से टकराया और यहां से ये, तो यहां से यहां तक आने पर कोई बीच में कोई और किसी से टकराया क्या, इसमें क्या हो रहा है, ये आसानी से यहां से आ रहा है, किसमें, फ्री पाथ में। ठीक है, तो ये जो मुक्त पाथ में जो समय लगा, एक धन आयन से टकराने के बाद दूसरे धन आयन को टकराने में जो समय लगता है, किसी इलेक्ट्रॉन के एक धन आयन से दूसरे धन आयन को टकराने में जो समय लगता है, उसको नाम क्या दिया गया, श्रांति काल, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, टाउ से। मतलब इसको वही चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखो ये अपने पास परमाणु है, मैं अभी केवल समझाने के लिए, कितने होते हैं, इतने होते हैं, इसको यहाँ पे दिखाना मुश्किल है, तो मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह से गया, ये इधर आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, इस तरह की गति हुई, देखिए ऐसी है ना, इस तरह से। एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इनका वेग कितना होता है, वेग होता है 10⁻5 to 6 मीटर प्रति सेकंड। इतना ज्यादा वेग से ये क्या करते हैं, इसे जिगजैग मोशन करते रहते हैं। अभी समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने पास। अब शांति काल किसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे, देखिए शांति काल को अब समझ में आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया, किस में गया, मुक्त पाथ। यहाँ से कोई भी इस बीच में कोई भी उससे नहीं टकरा, किसी से भी वो नहीं टकरा रहा है, तो ये जो होगा मुक्त पाथ होगा। ये टकराया धन आयन से, दूसरे धन आयन से टकराएगा, पहले धन आयन से टकराया और दूसरे धन आयन से टकराया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस बीच में उसको कोई भी परेशानी नहीं, आराम से आ रहा है। तो उस जो समय लगा उसको एक धन आयन से दूसरे धन आयन को टकराने में जो समय लगा वो क्या कहलाएगा, श्रांति काल। तो श्रांति काल को हम क्या बोलेंगे, जो श्रांति काल है वो क्या होता है, इसको श्रांति काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे श्रांति काल, तो दो क्रमागत अच्छा एक मिनट, ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल कहलाता है, जिसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास श्रांति काल हुआ। अब बात करते हैं क्या
इस वेग के कारण धारा प्रवाह होती है, धारा का प्रवाह होता है। तो अब हम देखते हैं। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, मैंने अभी आपको श्रांतिका लिख लेंगे आप लोग इसमें डिपॉज करके, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, कितने परमाणु हैं? यहाँ पर गति ऐसे हो रही है, देखो कुछ की गति ऐसे हो रही है, कुछ यहाँ पे आया है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर टोटल कितने परमाणु, 10 की घात मतलब करोड़ों अरबों क्या होंगे, परमाणु होंगे। अच्छा, अब वो सारे के सारे गति कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ की गति, अब उसमें जो उनका वेग होगा, उसमें वेग है ना, उसमें वेग को हम किससे दिखा देते हैं, उनके u1 से दिखा देते हैं, है ना, u1 u2 ऐसे करके मैं क्या ले लेता हूँ, un ले लेता हूँ। मतलब टोटल हम ये मानकर चलते हैं कि इस चालक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, n है। तो n परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, n। और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, उसमें वेग से अनियमित जिगजैग गति कर रहे होंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो उतने n होंगे तो उनका वेग कैसा होगा, तो हमने बोला u1 मान लो पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का ये, ठीक। अच्छा, वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो परमाणु, यहाँ पर अपने पास जो चालक है, इसमें हमारे पास कितने हैं, इतने परमाणु हैं। तो भाई सी बात है, इनकी गति कैसी है, अनियमित है। तो हम ये बोलते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन, हम ये मानकर चलते हैं कि 1000 इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, तो 1000 इस दिशा में भी तो कर रहे होंगे, अनियमित गति है तो नहीं। 1000 इस दिशा में गति कर रहे हैं तो 1000 इस दिशा में गति कर रहे होंगे, 1000 इस दिशा में गति कर रहे हैं तो 1000 इस दिशा में भी गति कर रहे होंगे, 1000 इस दिशा में गति कर रहे हैं तो 1000 इस दिशा में भी गति कर रहे हैं। तो जितने एक दिशा में कर रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में भी उतने ही कर रहे हैं। तो यदि मैं 1000 को एक दिशा में बोलूं और 1000 को दूसरी दिशा में और दोनों का योग करूं तो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। अर्थात टोटल जो कुल उसमें वेग होगा हम क्या मान सकते हैं, 0। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अनियमित गति हमने कहा तो भाई यहाँ पे लाखों इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो लाखों इधर भी जा रहे हैं, कितना हुआ, 0। लाखों इधर जा रहे हैं तो लाखों इधर भी जा रहे हैं, 0 हो गया। लाखों इधर जा रहे हैं तो लाखों इधर भी जा रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो हमारा उसमें वेग कैसे होगा, 0, क्योंकि एक निश्चित दिशा नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो हम ये चीज समझ में आ गया कि इनका जो कुल औसत हम बोलेंगे उसमें वेग क्या हो गया, 0 हो गया। यदि हम इसको ऐसा भी लें, टोटल यदि इसको ऐसा ले लेते हैं तो ये हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब ठीक, ये क्या हुआ, इसका प्रारंभिक वेग। अब हम क्या करते हैं, इस चालक को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चालक को हमने क्या किया, अब इसको हमने एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा। इसमें रखा एक बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये हमारे पास चालक है, ठीक है। इसको हमने कहाँ रखा, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य विद्युत क्षेत्र मतलब इसको हम एक बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। एक बाह्य, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र को हम बैटरी से हमने क्या किया, इसमें एक बाह्य विद्युत क्षेत्र कनेक्ट किया। इसको हमने क्या रखा, उच्च विभव पर रख दिया, ठीक है। इसको हमने किस पे रखा, निम्न विभव पर रख दिया। ये निम्न विभव को बताता है और ये उच्च विभव को, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया, क्या बन गया, एक विद्युत क्षेत्र का एक निर्माण हो गया। यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र आ गया, यहाँ पर ये, ठीक। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे गति कर रहे हैं, इस तरह से। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है ना, ये जो मैंने बताया ये विद्युत क्षेत्र में ऐसे। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो गति है वो कैसे बताया, ये कुछ ऐसे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की गति बता रहे हैं ये कैसे, ये अनियमित गति हो रही है इस तरह से, ये हो रही, ठीक है। और ये अनियमित गति किसके कारण हो रही है, उसमें वेग के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है, उसमें वेग के कारण हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर से वही बात। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे ही इसको हम ये देखो, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, इसमें यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन को रख रहा हूँ तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, और वो बल क्या होगा, तो हमने बोला E × E, ठीक है ना। इतना बल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कि क्या कर रहे हैं, एक उसमें वेग से अनियमित गति कर रहे हैं, उन पर उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगा, एक बल लगेगा, जो किसके कारण लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण। और वो बल कितना होगा, तो वो बल होगा F = E × E,
बस समझ में आ रही है? ये बल उसमें क्या करेगा, कार्यरत होगा। और ये बल क्या करेगा, तो ये बल उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, जो उसमें वेग से अनियमित गति कर रहे हैं, उन पर क्या करेगा, एक उनके वेग को थोड़ा सा क्या कर देगा, बढ़ा देगा या कम कर देगा, है ना। अपन ये बोलेंगे उनके वेग को त्वरित कर, उनमें वेग में परिवर्तन आएगा, उसको क्या करेगा, वो त्वरित कर देगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो बल किस दिशा में लगेगा। एक बात और, एक क्वेश्चन आता है कि वो जो बल होगा इलेक्ट्रॉन पर किस दिशा में लगेगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो उच्च विभव है, इलेक्ट्रॉन जो होगा, देखो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, इधर क्या है, प्लस है, इधर ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किस दिशा में गति करेगा, तो हम बोलेंगे इस दिशा में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, माइनस, तो ऋण वाला जो है वो क्या करेगा, धन की ओर आकर इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो उच्च विभव की ओर जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसके, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। सीधी सी बात है, ऋण किसकी ओर जाएगा, धन की ओर जाएगा। ये ऋण जो है यहाँ पर, ये ऋण से ऋण क्या हो जाएगा भाई, ये ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश ऋण आवेश से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, ऋण विभव उत्पन्न हुआ है, उससे क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा और इससे आकर्षित होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर उष्मीय वेग, अच्छा उष्मीय वेग इतना ज्यादा होता है कि इस आकर्षण बल का, ये जो अपने पास इस फील्ड का उतना ज्यादा इफेक्ट इसमें नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उस विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। क्या देखते हैं, तो ये इसके कारण, किसके कारण, इस बल के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, थोड़ा समझना है इसको, मैं थोड़े बड़े से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो अनियमित गति हो रही है, ये इस तरह से, ये है ना, ये, और इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इस तरह से, ये इस तरह से, है ना, ये इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमने जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, तो ये क्या करेगा, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। अब इस बल के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे, और ये इस बल के कारण देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली जा कहाँ रहा था, यहाँ पर। अब क्या होगा, तो जैसे ही ये बल कार्यरत होगा, इस पे, इस इलेक्ट्रॉन पर एक ये वाला बल क्या होगा, कार्यरत होगा, किसके कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। तो ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहां ना जा करके कहां जाएगा, यहां चला गया। ये कितना यहां पर हमने बोला, ये थोड़ा सा विस्थापित हो गया, ठीक है। कितना विस्थापित हुआ, तो हमने बोला ये इतना विस्थापित हुआ। ये वाला इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहां जा रहा था, लेकिन इस बल के कारण, यहाँ पर जो बल लग रहा है उसके कारण ये ऐसे ना जा करके थोड़ा सा ऐसे विस्थापित हो गया, कहां चला गया, यहाँ पर। ये किधर विस्थापित हुआ, इधर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाना था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस बल के कारण ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहां तक आ गया, ये भी किधर विस्थापित हुआ, इधर विस्थापित हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से ये जा रहा था, चूंकि बल इधर लग रहा है, इसके कारण ये यहां से कहां आया, यहां आ गया, ये भी थोड़ा सा विस्थापित हो गया। देखिए विस्थापन की दिशा देखिए, यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रॉन की विस्थापन की दिशा कैसी है, एक हो रही है, ठीक है। ये वाला यहां जाना था उसको यहां तक, लेकिन इस बल के कारण कहां तक, तो ये भी इधर विस्थापित हो गया, थोड़ा सा यहीं तक आया। ये वाला जाना यहाँ था, लेकिन ये यहाँ से ये भी किधर विस्थापित हुआ, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहे हैं, थोड़े थोड़े से क्या हो जा रहे हैं, खिसक जा रहे हैं, खिसक जा रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट हो जाना। क्या बोलेंगे इसको, ड्रिफ्ट हो जाना, अनुगमित हो जाना, अनुगमित हो जाना, हो रहे होना, अनुगमित होना, खिसक जाना, है ना, या हम इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे किस डायरेक्शन में, एक ही दिशा में। अभी जो उसमें वेग था, उसमें हमने देखा सभी दिशाओं में क्या होता, उनका वेग था। यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम बाहर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो सब के सब एक इलेक्ट्रॉन, सब के सब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में क्या हो जा रहे हैं, थोड़े से खिसक जा रहे हैं। ये वही स्थिति है। कौन सी स्थिति है बेटा, ये यहाँ हमारे पास क्या है, ये स्थिति इस तरह की है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या है, मान लो ये पानी की धारा है, और पानी की जो धारा है, इसका वेग कितना है, तो हमने बोला 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको थोड़ा समझना, पानी की धारा का वेग कितना है,
30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यहां से ये नाव चली, ठीक है, यहां से ये नाव चली, इस नाव को कहाँ आना है, यहां आना है, यहां तक लाना है नीचे, ठीक है। तो यहां पर जो पतवार होगा, है ना, वो क्या करेगा, अपने पतवार से, मतलब यहाँ पर जो भी नाविक होगा वो अपने पतवार से क्या करेगा, इसको देखो, इसका वेग, ये जो धारा है, पानी की जो धारा है वो इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, वो कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको कहाँ आना है, इस किनारे पर आना है। तो ये क्या करेगा, इस दिशा में, मतलब इस दिशा में थोड़ा सा क्या करेगा, बल लगाएगा ऐसे। तो ये कहाँ आ गया, कुछ दूर आकर के कहाँ आ गया, इतना, यहाँ आ गया, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसने क्या किया, थोड़ा सा और बल लगाया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ रहा है, देखो ये जा ऐसे ही रहा है, ये भी ऐसे ही जा रहा है, लेकिन इसने क्या किया, थोड़ा सा बाह्य बल लगाया। बाह्य बल मतलब किसका प्रयोग किया, अपने पतवार का उसने क्या किया, वो किया, खेया बोलते हैं उसको, खेना बोलते हैं ना, उसने क्या किया, इस तरह से पानी किया। तो जा ऐसे ही रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा खसकते हुए जा रहा है। वही काम यहाँ पर देखिए, इसका वेग ये जा यही रहा है, लेकिन जैसे ही हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया, किधर, इस डायरेक्शन में। ये जा यही रहता है, देखो इसका वेग उसी वेग के साथ ही वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा ड्रिफ्ट। किस डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यहाँ जो बल लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर देखिए, ये ऐसे जा रहा था, यहाँ तक जाता, लेकिन ये इस बल के कारण यहाँ आ गया, तो इधर ड्रिफ्ट हो गया। ये वाला इधर जा रहा था, देखिए इसके कारण यहाँ पर ये यहाँ तक आ गया, ये इधर ड्रिफ्ट हो गया। ये इसको, ये देखो, ये इधर आ गया, ये भी ड्रिफ्ट इधर हो गया। इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्रत्येक जाना यहाँ था, लेकिन इस किसके कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर बल लगा, ये इधर ड्रिफ्ट हो गई, है ना। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे प्रत्येक टाइम, हर समय, हर एक इलेक्ट्रॉन, सर हर समय नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, थोड़ा सा खसक जा रहा है। ये वही पोजीशन आ गई, देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, फिर से किया, तो यहाँ से यहाँ पर आ गया, देखिए अपनी स्थिति में। ये क्या हो रहा है, देखिए ये इसको अपन कंपेयर करते हैं, देखिए ये उसमें वेग है एक तरीके से, और ये जो है किसके कारण, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र उसमें लग रहा है उसके कारण ये क्या होते जा रहा है, तो ये खसकते जा रहा है। तो ये जिस वेग से ये इस तरह से खसक रहा है, ये जो वेग है ये वाला है ना, तो ये वेग काफी कम होगा, सीधी सी बात है। ये ज्यादा होता ये डायरेक्ट इधर आ जाता, लेकिन वो ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ में उसमें वेग भी। तो देखिए, ये जिस वेग से ये इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, अनुगमित हो रहा है, जिस वेग से इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, इसका जो वेग होता है वो काफी कम होता है। और इसी वेग को ये जो जिस वेग से ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इस तरफ खिसक रहा है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में एक साथ जिस वेग से क्या हो रहे हैं, अनुगमित हो रहे हैं या ड्रिफ्ट हो रहे हैं, हम बोलेंगे उस वेग को क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक निश्चित दिशा में, और वह निश्चित दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, थोड़े से खिसक जाते हैं, और उसी वेग को उनके हम क्या बोलेंगे, औसत, उन सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, जिस वेग से वो क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में खिसकते हैं, उसके औसत वेग को हम क्या नाम देते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अभी समझ में आया। तो अनुगमन वेग क्या है, ये अब फिर से यही बात कि अनुगमन वेग कितना होता है, खैर इसको अपन लिखेंगे। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अनुगमन वेग कितना होता है। तो अनुगमन वेग वो क्या होता है, 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, इतना होता है, या हम इसको क्या बोलेंगे, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होता है, इतना कम होता है अनुगमन वेग, इतना कम होता है। तो फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या इतने कम वेग से धारा का प्रवाह संभव है, या इतने कम वेग वाले जो मतलब वेग से धारा जो है प्रवाहित हो सकती है, और धारा का जो इफेक्ट होगा क्या वो इतना ज्यादा होगा। तो हम फिर सोचते हैं कि भाई मैंने आप भी कहा कि एक घन मीटर में कितनी संख्या, तो 10⁻29
इतने इलेक्ट्रॉन है ना, या इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने परमाणु है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक डायरेक्शन में आएंगे। भले ही वेग इतना होगा लेकिन नंबर ऑफ जो अपने पास ये है इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी ज्यादा है। ऐसे ही यदि छोटा सा अपन ये बोलते हैं कि छोटी छोटी सी मतलब एक छोटे छोटी पतली पतली सी अपन काड़ी ले लेते हैं अपन, ठीक है, हम बोलते हैं ना एकता में शक्ति होती है का एग्जांपल देते हैं कि हम छोटी छोटी लकड़ियां ले लें, है ना, चार, अब एक लकड़ी ले तो फट से तोड़ सकते हैं, लेकिन वैसी 10 लकड़ी ले लें तो उसको तोड़ नहीं सकते, मतलब उसका इफेक्ट क्या हो गया, काफी ज्यादा हो गया। दूसरी बात एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक हमारे पास पुल है, इस पुल, ये जो पुल है यहाँ से कोई आर्मी वाले जा रहे होते हैं तो आर्मी वाले क्या है, परेड करते हुए जा रहे हैं, मान लो 1000 आर्मी वाले जा रहे हैं यहाँ परेड करते हुए, तो उनको यहाँ इस पुल को जब पार कर रहे होते हैं तो पुल पार करने के दौरान उनको कहा जाता है कि आप परेड नहीं करेंगे, आप नॉर्मल स्थिति में चलेंगे। क्यों? क्योंकि यदि ये पुल है, ठीक है, इस पुल पर कोई एक व्यक्ति या एक आर्मी में क्या करे, इस तरह से परेड करे तो वो जो इफेक्ट होगा अर्थ पर, मतलब सॉरी पुल पर, वो जो इफेक्ट होगा एक पर्सन का, एक आर्मी मैन का, वो उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 1000% यदि मान लो एक ने कितना, तो मैंने बोला आपका एक ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया अपने पैर से ऐसे, ठीक है, 50 न्यूटन, और सभी के सभी एक साथ 1000 है ना, और सभी के सभी एक साथ 50 न्यूटन का लगाए तो कितना होगा, 50,000 न्यूटन। और 50,000 न्यूटन का फोर्स यदि इस पुल में एक साथ लग गया तो बैंड नहीं बच जाना है पुल की, है ना, तो पूरा का पूरा पुल नीचे गिर जाएगा। तो सोचिए एक कितना लगा रहा है, 50 न्यूटन, बहुत कम है, उसको तो हिल भी नहीं, हिलना क्या, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होगा पुल को, लेकिन वहीं पर 1000 लोग, तो वही चीज यहां पर भी है कि यदि हम एक इलेक्ट्रॉन का देखें ना, ये जो हमारे पास अनुगमन वेग देख रहे हैं हम यहाँ पर, वो किसका देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं। ये अनुगमन वेग हमने एक इलेक्ट्रॉन का देखा, लेकिन यदि हम क्या बोल रहे हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन का देखें तो सोचिए कि उसका इफेक्ट कितना ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो अनुगमन वेग है इसकी एक निश्चित दिशा है, देखिए जो दिशा है वो क्या है, हम बोलेंगे इसकी विद्युत क्षेत्र के विपरीत में है ना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ये, और ये जो वेग है उसकी दिशा क्या है, इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो आपको ये लिखना है नोट करके, अनुगमन वेग का जो अपने पास कितने कोटि की होती है, तो हम बोलेंगे इतने मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, उसमें ये वेग आपको बता चुका हूं। तो आई थिंक आपको अनुगमन वेग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अनुगमन वेग को हम कैसे लिखेंगे, तो परिभाषित कर देते हैं, चलिए। तो अनुगमन वेग, ठीक है, तो अनुगमन वेग तो किसी चालक के बाह्य क्षेत्र या किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर चालक के इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो गति हो रही है वो किसकी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की होती है, इसलिए मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख दिया। मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र ई के कारण या क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति करते हैं, है ना, गति करने लगते हैं, ऐसे है ना, करने लगते हैं।
जहां सभी जहां सभी इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या कहलाता है? जहां सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है ना। तो ये जो वेग यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये जो वेग अपन प्राप्त करता है किसके बाद? बाह्य विद्युत क्षेत्र के बाद। तो उसको हम क्या, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? Vd से। इसको हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाएगा? जहां सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाएगा? अनुगमन वेग कहलाता है। यहां पर ऐसा ना, यहां ऐसे लिखिए सभी इलेक्ट्रॉनों का। अच्छा, इसको Vd से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहां पर ये जो वेग में परिवर्तन आया किसके कारण आया? इस बल के कारण आया। अतः हम क्या लेंगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा E पर बल लगने वाला बल कितना हो जाएगा? तो हमने बोला E, ठीक है। और हमको मालूम है बल बराबर क्या होता है? m × a, है ना। अर्थात ये किससे? न्यूटन के द्वितीय नियम से। जानते हैं ना न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है। द्वितीय नियम से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A बराबर कितना हो जाएगा? तो F/m ये हो जाएगा। F बराबर, इसको इक्वेशन हम ये दे देते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र पर लगाने पर ये बल हमारे पास इतना हो गया। तो F बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? E/m, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस, इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ? माइनस लिख दे रहा हूँ, ये, ठीक है। अब हमको ये मालूम है कि देखो यहां पर वेग Vd की बात करता हूं, है ना। तो यहां पर हमारे पास ये हो गया। अब क्या करो कि अच्छा, फिर से वही जो त्वरण है हमारे पास, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, ये इसको लिख लीजिए। इसके बाद अपन देखते हैं थोड़ा से आगे अनुगमन वेग के लिए थोड़ा सा व्यंजक है। तो अपने पास कितना तो मिल गया? A बराबर, ठीक। अब हम बात करते हैं समय की। किसकी बात करते हैं? समय की। तो हमको मालूम है क्या कि जैसे ही प्रारंभिक वेग कितना था? तो हमने u मानकर चला था, है ना। उसमें वेग को क्या मानकर चले थे? u। तो मैं पूरा लंबा ना करके, देखो हमने क्या ले लिया था? डेल u = क्या ले लिया था? 0 ले लिया था कि उसमें वेग 0। तो हमको मालूम है गति के पहले समीकरण से। किससे? गति के प्रथम नियम से। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? तो v = u + at, ये होता है कि v = u + at। यहाँ पर ये जो t है वो क्या है? हम बोलेंगे एक जो श्रांति काल की मैं बात कर रहा था, श्रांति काल का डेफिनेशन हमने लिखा कि दो धनायनों के बीच, किसी इलेक्ट्रॉन के दो धनायनों के क्रमागत दो धनायनों के टक्करों के मध्य का समय। किसी इलेक्ट्रॉन के क्रमागत दो धनायनों के टक्करों के मध्य का समय वो क्या कहलाएगा? हमारा श्रांति काल। अच्छा, श्रांति काल। तो मैं बोल रहा हूँ औसत वेग हम क्या निकाले? तो औसत वेग हम क्या बोलते हैं? Vd = तो सभी इलेक्ट्रॉन v1 + v2 + v ऐसे डैश डैश vn, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत। मैंने यही बोला था ना औसत वेग, अनुगमन वेग को। अनुगमन वेग क्या है? वह औसत वेग है जो सारे इलेक्ट्रॉन, जिस वेग से सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर जिस वेग से सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं वह वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। इसको इसकी परिभाषा ऐसा भी लिख सकते हो आप, मैं लिख के दे देता हूं। किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर, इस चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर, है ना, सभी चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों
का वह वेग, वह औसत वेग, जिससे वे विद्युत क्षेत्र, है ना, के विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। और यही अनुगमन वेग है जिसके कारण क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है, कहलाता है। तो अनुगमन वेग ही है, उसमें वेग के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता, अनुगमन वेग के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। तो Vd क्या है? तो अपने पास ऐसे ले लेते, तो यदि मैं इसको Vd ले लेता हूँ, डायरेक्ट क्या ले लेता हूँ? Vd ले लेता हूँ, तो आपको भी Vd ही लेके चलना है, ठीक है? इतना बड़ा वाला नहीं करना। आपके बुक में क्या दिया हुआ है? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे करके पूरा उसमें सब में n का भाग दे दिया। अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन का शांति काल हो सकता है T1 हो, है ना, हो सकता है। देखो ऐसे भी तो हो सकते हैं, दो परमाणु ऐसे ऐसे हो, तीसरा परमाणु और चौथा परमाणु यहाँ पर हो, तो इन दोनों के मध्य शांति काल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसको इससे टकराने में जो लगेगा समय कम होगी, क्योंकि दूरी कम है। इसको इससे टकराने में जो समय लगेगा, मान लीजिए इसको T1 लगा, इसको T2 लगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन का जब हम औसत वेग निकाल रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का शांति काल का जो समय है, औसत समय निकाल लेंगे। तो उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? टाउ से। जो शांति काल है उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? टाउ से। तो पहले इलेक्ट्रॉन का शांति काल T1, दूसरे का T2, ऐसे करते हुए क्या करूंगा? Tn/n। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये जो हमारे पास Vd है मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, Vd = V1, V2, V3, कहाँ तक? Vn तक। ये अपने पास n, और ये हमारे पास जो टाउ है इसको मैं टाउ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, चलेगा? ठीक है, ये जो टाउ है वो कितना हो जाएगा? शांति काल। तो इसको अपन क्या लिखते हैं? T1 + T2, ये पहले इलेक्ट्रॉन का शांति काल, दूसरे का डैश 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 कहाँ तक? Tn, इनका। तो ये हमारे पास n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो, तो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल ये जो u है ये क्या है? ऊष्मीय वेग, और ऊष्मीय वेग हमको क्या मालूम है? क्या मिला? 0 मिला। और ये हमको कितना? ये औसत है ना, तो हमारे पास ये क्या मिल गया? V एवरेज लिख देता हूँ, V एवरेज। ये V एवरेज क्या है? ये ऊष्मीय वेग हम निकाल के पहले ही देख चुके हैं, ऊष्मीय वेग 0 होता है। तो हमारे पास Vd = क्या मिला? हम बोलेंगे A × टाउ, और जस्ट यहाँ से इस समीकरण 2 से A का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा? तो Vd = क्या हो जाएगा? -E/n × टाउ। अर्थात Vd किस पर निर्भर करेगा? अनुगमन वेग किस पर निर्भर करेगा? विद्युत क्षेत्र पर। यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा देंगे तो लगने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल का मान क्या हो जाएगा? ये वाला मान बढ़ जाएगा, ये वाला मान बढ़ जाएगा, बल का मान बढ़ेगा तो तेजी से आएंगे, तो अनुगमन वेग भी बढ़ जाएगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र बनाने पर, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इज प्रोपोर्शनल टू E। मतलब क्या है? Vd किस पर निर्भर करेगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र पर। ठीक है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र पर ये निर्भर करेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ? ये अनुगमन वेग। इसके बाद हम क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में? धारा और अनुगमन वेग में संबंध, और हम देखेंगे कि जो अच्छा फिर से वही, तो धारा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अनुगमन वेग। ऊष्मीय वेग से धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा किससे प्रवाहित होगी? अनुगमन वेग से। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए।